साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन एक खबर बंगाल से जुड़ी हुई ऐसी है दोस्तों कि क्या करें, आपको बताना बड़ा जरूरी है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी की भी खबरें हैं, वहां कितना बड़ा भूचाल आया हुआ है और दुनिया भर की भी खबरें हैं दोस्तों। लेकिन पश्चिम बंगाल में 29 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। चुनाव प्रचार में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कितने बड़े बड़े खेल करने की कोशिश हो रही है। और आज तो खबर ऐसी है दोस्तों जिसको सुन करके आपको यकीन नहीं होगा। भाई सीएपीएफ जो सेंट्रल फोर्सेस हैं दोस्तों, उससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। भाई आपने देखा इतने सारे लोगों के बयान हैं, सब खुश हैं, कांग्रेसी भी खुश हैं, अधीर रंजन चौधरी भी, सब कह रहे हैं कि इस बार तो कम से कम वोटिंग बहुत अच्छे से करने को मौका मिला। लेकिन एक व्यक्ति है जो खुश नहीं है, वो ममता बनर्जी है, वो अभिषेक बनर्जी, वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और उनके जो प्रॉक्सीज है ना, उनको पसंद नहीं आ रहा है। वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ना खेल कर पा रहे हैं, ना कोई रिगिंग कर पा रहे हैं, ना अंदर जाके छापा मार रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन इस खेल को कैसे बिगाड़ा जाए, इस मामले में हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट में जो झटका लगा है दोस्तों, उसके बाद यह कहना पड़ेगा कि कैसे ममता बनर्जी सीआरपीएफ के शिकंजे में फंस गई है। आज सीआरपीएफ की ऐसी कहानी दिखा रहा हूं ना दोस्तों, जिससे समझ में आएगा कि दूसरे चरण में अब दीदी की खैर नहीं है। निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी आपको बताऊंगा पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। बस आपके एक कमेंट का इंतजार है दोस्तों। जय सिया राम आप सभी को लिख डालिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एचबी शॉर्ट्स की जो कहानियां हैं दोस्तों, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं कोलकाता हाईकोर्ट की एक कहानी बताता हूं, जो सीआरपीएफ को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी। वहां पर जस्टिस कृष्णा राव, जस्टिस का नाम है, जिनकी पीठ में गया था। केस क्या है? पोलिंग बूथों पर सीआरपीएफ की तैनाती का मामला। पिटिशनर कौन? टीएमसी। लॉयर कौन? अनिर्बान रे, टीएमसी के वकील और चुनाव आयोग के वकील दामा शेषाद्री नायडू। अब आप सुनिए कहानी क्या है। ये वैसे आपको बताऊं दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया में ढूंढ ढूंढ कर थक गया, सिर्फ एक लिंक मिला, मैं आपको बता दूं। मुझे इस खबर को आप तक पहुंचाने में वास्तव में बहुत परिश्रम करना पड़ा, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। कहीं किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, एक ने कहीं भूल चूक से लगा दिया, बस इतनी सी खबर है। पता तो थी मुझे। खबर यह है दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस जिस प्रकार से सीआरपीएफ काम कर रही है, चुनाव आयोग ने उनका इस्तेमाल किया है, यह पसंद नहीं आया। टीएमसी हाईकोर्ट पहुंच गई और जानते हैं क्या कहा कि ये जो सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो तैनात करने का फैसला है, वो गलत तरीके से एकतरफा लिया गया है। कोर्ट ने देखा, खारिज कर दिया, कहा सीआरपीएफ की तैनाती में कोई गलती नहीं है, ये तो सही प्रक्रिया है। आप समझिए 18 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक आदेश जारी किया और जो संवेदनशील बूथ है वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई। इस मामले को समझने के लिए दोस्तों पहले टीएमसी की दलील क्या है, फिर कोर्ट में क्या हुआ, दोनों बात बताता हूं। पहले मैं आपको टीएमसी के वकील की दलील, जो वकील अनिर्बान रे हैं, उन्होंने क्या दलील दी मैं आपको बताता हूं। 4 बातें हैं। पहली बात, उन्होंने यह कही कि चुनाव से जुड़े मैनुअल यानी नियम पुस्तिका के मुताबिक संवेदनशील बूथों की पहचान चुनाव से कम 6 महीने पहले होने चाहिए। यह आदेश तब आया जब चुनाव की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी। जब यह तर्क बता रहा हूं ना दोस्तों, जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक सिस्टम जो है वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहता कि कोई भी सुरक्षा व्यवस्था हो, बस गुंडों के हवाले कर दिया जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। सीआरपीएफ किसी को मारने नहीं पहुंचा, आतंकित करने नहीं पहुंचा है। तो पहला क्या किया कि भाई 6 महीना पहले होना चाहिए था, अब कैसे कर दिया। दूसरा तर्क,
मैनुअल में संवेदनशील बूथ जैसी कोई चीज नहीं है। मैनुअल में क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का जिक्र है। तर्क बता रहा हूं। तीसरा तर्क, आदेश में बूथों की लिस्ट का जिक्र था, लेकिन वो लिस्ट आदेश के साथ लगाई ही नहीं गई। चौथी बात कि सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र बल में कई शाखाएं हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, लेकिन सिर्फ सीआरपीएफ का ही चुनाव क्यों किया गया? अब आगे देखिए, चुनाव आयोग के वकील ने क्या दलील दी। अभी मैं आपको सीआरपीएफ का जलवा भी दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कह रहा कि सीआरपीएफ के शिकंजे में ममता बनर्जी फंस गई है। दोस्तों, चुनाव आयोग के वकील शेषाद्रि नायडू ने क्या कहा कि यह याचिका तो सुनने लायक भी नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनाव के दौरान कोर्ट को चुनावी मामलों में दखल देने से रोका गया है। दूसरा, यह भी कहा कि सीआरपीएफ सीएपीएफ का ही हिस्सा है, हर बार हर यूनिट को नहीं बुलाया जा सकता। इस बार हमने सीआरपीएफ को चुना है। तीसरा, यह सीआरपीएफ किसी राजनीतिक पार्टी से दुश्मनी नहीं है, यह तो हर राज्य में होता है तैनात। चौथा, जिला चुनाव अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सेक्टर अधिकारियों की रिपोर्ट और मिली जानकारी के आधार पर ही सीआरपीएफ तैनाती का आदेश दिया गया था, यानी सभी चीजें सही तरीके से हुई हैं। अब जरा मैं आपको कोर्ट का फैसला सुनाता हूं। जस्टिस कृष्णा राव दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद दोस्तों, कि टीएमसी की याचिका सुनने लायक है या नहीं, कोर्ट ने कहा कि यह सुनने लायक है, क्योंकि इसने चुनाव प्रक्रिया को नहीं बल्कि प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी है, यानी यह सुनने लायक तो है। अब फैसला देखिए, टीएमसी के खिलाफ फैसला, सीआरपीएफ की तैनाती से पहले सभी जरूरी प्रक्रियाएं अपनाई गई थी। जिला अधिकारियों और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया गया था। फिर यह भी कहा कि 2023 के चुनाव मैनुअल का पालन किया गया और जिन संवेदनशील बूथों में इसकी तैनाती की गई है वो रहेगी। यह कोर्ट का फैसला है। लेकिन दोस्तों, कोर्ट के फैसले से जरा बाहर निकलिए, सोचिए, पहली बार इतिहास में पश्चिम बंगाल में इस तरीके से चुनाव हुआ है, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती। येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से वो चाहती है कि गुंडागर्दी हो, बूथ की लूट हो और वो चुनाव जीत जाए। वो लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। इसी ममता बनर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि ये तो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। सीआरपीएफ से जानते क्यों डर लगता है? जरा तस्वीर दिखाता हूं, मजा आ जाएगा। भूल तो नहीं गए जब 200 गाड़ियां एकदम चली थी, अयोध्या रास्ते में पड़ा, तो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने पहुंच गए सीआरपीएफ के जो जवान हैं कि हे भगवान, इस बार बंगाल में अच्छा होना चाहिए, कम से कम लोकतंत्र के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। चुनाव तो कोई भी जीते, जो जनता चाहेगी वो जीते, लेकिन कम से कम बंगाल में गुंडागर्दी ना हो। ये तस्वीरें देख करके दोस्तों, ममता बनर्जी और उनके टीएमसी के जितने लोग हैं खौफ से भर गए। उनको तब भी नहीं लग रहा था, ठीक है आने दो, क्या हो जाएगा। अब उनको थोड़ी पता है यहां ज्ञानेश कुमार कुछ और ही सोच के बैठे हैं, गुंडागर्दी तो नहीं करने देंगे। और ये आप याद रखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर से ये केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस सीआरपीएफ के जवानों को कम से कम 200 गाड़ियां, बख्तर, बंद वाहन, ये सब लेकर पहुंचे। बंगाल में पहुंची ये गाड़ियां, आपको जरा वो भी दिखाता हूं। जब बंगाल से ये कारवां गुजर रहा था ना, जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, लोगों में विश्वास था कि बंगाल में गुंडागर्दी नहीं होगी। मगर आप जान लीजिए दोस्तों, मैं आगे की बात बताऊं, सीआरपीएफ के जब ये जवान पहुंचे ना, मैं एक हिस्सा भी आपको दिखाता हूं। ये सीआरपीएफ के ही जवान हैं, बंगाल में घूम घूम कर एक एक आदमी को कह रहे थे, चिंता मत करना, बिना किसी डर के आप वोट देने जाना। दोस्तों, कहीं कुछ हो, याद है ना एक वीडियो भी दिखाया था, जिंदा गाड़ देंगे जमीन पर अगर किसी ने एक जरा सी भी कोशिश की। जरा एक हिस्सा सुनाता हूं, सीआरपीएफ के जवान किस तरीके से लोगों को बताते हैं। दोस्तों सुन लीजिए। সকল বাসিন্দাকে জানানো যাচ্ছে যে আসন্ন নির্বাচনের জন্য আপনাদের নিরাপত্তার স্বার্থে কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিশ সদস্যরা আপনাদের মাঝে পৌঁছেছেন। देखा हमने दोस्तों, ये सीआरपीएफ ने किया है।
सीआरपीएफ के लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, यह बात आप समझ लीजिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूं, ममता बनर्जी सीआरपीएफ के जवानों को, केंद्रीय पुलिस बल के जवानों को देखकर खुश नहीं थी। क्योंकि उनको एहसास हो रहा था कि बंगाल में अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब लोगों को डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। अब ये बातुनी जो जंग चल रही है वो नहीं चलेगी अब। और इसीलिए क्या कहा था उन्होंने, मैं जरा आपको दिखाता हूं। सीआरपीएफ के लिए, ये बांग्ला में है, मैं ट्रांसलेशन भी लिख दिया कि मुझे पता चला 200 गाड़ियां लेकर सीआरपीएफ के जवान आ रहे हैं हमला करने के लिए। डरना मत। लोगों को सीआरपीएफ से डर नहीं लगता ममता जी, आपसे डर लगता है, यही सच है। जरा देख लीजिए वो हिस्सा। আমি শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ নিয়ে আসছে আপনাদের উপর হামলা করার জন্য। কেউ ভয় পাবেন না, এটা 15 দিনের ছলনা, 15 দিনের খেলা, 25 দিনের খেলা। देखा आपने दोस्तों, ये कह रही है ममता बनर्जी। लेकिन मैं मानता हूं दूसरे चरण से पहले ये पता तो चल रहा है कि अगर टीएमसी के लोगों में दहशत है, अगर टीएमसी में ममता बनर्जी इस बात को कह रही हैं, हाई कोर्ट जा रही हैं, कहीं कहीं जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा, वो तिनका ढूंढ रही हैं, कहीं तो कुछ मिल जाए। कुछ नहीं मिल रहा। चुनाव आयोग पूरे फॉर्म में है दोस्तों। मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर आज ही की खबर दिखाता हूं। डायमंड हार्बर, वहां पर 5 पुलिस अधिकारियों को पर गाज गिरी है, सख्त कदम उठाया गया है, गंभीर कदाचार और चुनाव प्रक्रिया के दौरान तटस्थता बनाए रखने में विफलता के गंभीर आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। और इस बार चुनाव आयोग इसलिए फॉर्म में है दोस्तों, तुरंत एक्शन, तुरंत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई, कोई डिले नहीं। ये लोग क्या होता है कि जब तक चुनाव आयोग करता है तो चुनाव ही नहीं पड़ जाता है, सरकार आती है फिर बहाल कर देती है, कुछ नहीं, इमीडिएटली एक्शन। और बहुत सारे मामलों में तो क्रिमिनल कार्रवाई हो रही है, जीवन भर के लिए दाग लगने वाला है। ये 5 लोग कौन है सुन लीजिए। डायमंड हार्बर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस अधिकारी संदीप गराई, एसडीपीओ सजल मंडल, तीनों थाना के प्रभारी मौसम चक्रवर्ती, डायमंड हार्बर, अजय बाग, फाल्ता, शुभेच्छा बाग, उस्ती, ये सब के सब शामिल हैं। मुख्य सचिव को पत्र भेजकर यह स्पष्ट कर दिया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। मैं आपको इसीलिए लेटर भी दिखा दे रहा हूं, अब देख लीजिए। टाइम्स नेटवर्क ने इसको लगाया था, है ना। जनरल इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेस्ट बंगाल, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स इन डायमंड हार्बर। एक आईपीएस है, ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया है कि यहां का जो पुलिस प्रशासन है कितना पॉलिटिकल है। चुनाव के समय ये बायस्ड हो जाता है। लेकिन दोस्तों खबर सिर्फ इतनी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, वो जानते हैं आजकल क्या कर रही है ममता बनर्जी, कैसे बंगाली मानुष को भड़काया जाए, बंगाली संस्कृति। अभी यूनिवर्सिटी वाला तो सुबह ही आपको दिखाया, अब उसका कुछ तो करना पड़ेगा। भद्र मानुष को भी भरोसा देना है, भद्र लोग जिसको बोलते हैं। जरा आज दिखाता हूं आज की बड़ी खबर दोस्तों। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। नीति आयोग में जो उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा पोस्ट होता है, पीएम होते हैं अध्यक्ष, वो अशोक लाहड़ी को दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल के हैं। दूसरा गोवर्धन दास को सदस्य बनाया गया, ये भी पश्चिम बंगाल के हैं, दोनों बंगाल के हैं। ये बड़ी खबर है दोस्तों। आप जानते हैं ना, नीति आयोग जो पहले प्लानिंग कमीशन था वो इन्होंने नीति आयोग बना दिया। प्रधानमंत्री यही देश के लिए सारी बड़ी चीजें तय करती हैं। दोनों लोग कौन कौन है जरा देखिए, अशोक लाहड़ी और गोवर्धन दास, दोनों की तस्वीर आप देख लीजिए। बड़ी व्यक्तित्व के लोग हैं, ये तो बड़े आदमी हैं। जैसे मैं आपको पहले अशोक लाहड़ी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जरा इनके बारे में आपको बताता हूं। बड़ा सम्मानजनक नाम है दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक सम्मानजनक व्यक्ति है। भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं
अर्थशास्त्र की पढ़ाई कहाँ की जानते हैं? कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से किए हैं। फिर दिल्ली में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक, बंधन बैंक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का नेतृत्व किया। उसके बाद लाहड़ी, विश्व बैंक और आईएमएफ में सलाहकार, वरिष्ठ अर्थशास्त्री रहे। वाजपेयी सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। मनमोहन सिंह में भी रहे। भाजपा ने इनको बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ाया था, ये जीत गए। विधायक हैं ये, इस बार टिकट नहीं दिया। इनका बड़ा इस्तेमाल करना था। ये भद्र लोग के समझिए कि एक व्यक्तित्व हैं जिनका चेहरा बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सरकार बता रही है पश्चिम बंगाल के लोगों को कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं। हम पूरे भारत की पॉलिसी में, ममता बनर्जी कह रही है हम दिल्ली में कब्जा कर लेंगे। लो भाई, मोदी जी ने दे दिया, लो इन्हीं को दे दिया, एक कब्जा हो गया। कब्जा करने की जरूरत नहीं है, टैलेंट होना चाहिए। मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको, आप देखिए ये कौन है, अशोक लाहड़ी। आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। राम पूजन के धार्मिक आयोजन के लिए खिचड़ी प्रसाद बना रहे हैं। दिलीप मंडल जी ने इसको ट्वीट किया है, मैंने वहीं से लिया। देश के शीर्ष अर्थशास्त्री, खांटी बंगाली, ये सनातन संस्कृति के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बड़े बड़े मतलब जिस पोस्ट पे इनको बिठाया गया ना, उस पोस्ट पे आप समझिए पहले नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी सब रह चुके हैं। ये बड़ा पोस्ट सौंपा है दोस्तों। अशोक कुमार लाहिड़ी जी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक फोटो ट्वीट किया है। टुडे आई मेट विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ये फोटो ट्वीट किया है। और एक और जो मैंने आपको बताया गोवर्धन दास जी का, वो भी देख लीजिए क्या लिखा है उन्होंने। आज मेरे जीवन का बहुत अहम दिन है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे नीति आयोग का सदस्य के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं पश्चिम बंगाल के सुदूर गांव के एक दलित वर्ग के आम किसान परिवार का बेटा हूं। दलित किसान बचपन से ही मिट्टी की खुशबू, मेहनत की कीमत और संघर्ष की सच्चाई मेरे जिंदगी का मुख्य अंग रही है। ये एक सिर्फ पद नहीं है, बल्कि मेरे जैसे अनगिनत आम लोगों के सपनों, उम्मीदों और विश्वासों की झलक है। मेरा पक्का मानना है कि देश के संपूर्ण विकास के लिए दूर दराज के इलाकों, किसान समुदाय और आम लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता में सुधार लाना बहुत जरूरी है। ये पश्चिम बंगाल के बेहद गरीब इलाके से, दलित परिवार से, और लाहिड़ी साहब भद्र लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पश्चिम बंगाल के दो उत्कृष्ट पुत्र हैं। ये इससे भद्र लोक में अपनी खोई हुई बौद्धिक प्रतिष्ठा के पुनरुद्धार की उम्मीद जगी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक और खबर आपको दिखा देता हूं। पश्चिम बंगाल में पीडीएस घोटाले पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। यह आज की ही खबर बता रहा हूं दोस्तों। 9 अलग अलग जगहों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छापेमारी की है। ये कोलकाता, बर्धमान, हावड़ा, तमाम एक्सपोर्टर सप्लायर्स के जगहों पर ये छापेमारी की गई है। इनकी एक सांसद रही हैं नुसरत जहां, उनको भी ईडी ने तलब किया, वो पहुंची भी थी। अब ये मामला क्या है दोस्तों, वो भी आपको बता देता हूं। जब लॉकडाउन लगा था ना दोस्तों, तो जो अन्न पहुंचा था ना, गेहूं, वो खुले बाजार में बेच दिया गया, गरीबों के लिए गया। या तो बोरा पलट दिया या कुछ किया और उसको जाकर के बेच दिया गया। यह मामला इस तरीके का है, राशन तस्करी का मामला है। अब ईडी को बड़ा चुनौती देती है ममता बनर्जी जब सरकार थी। लीजिए, ईडी तो अपना काम कर रहा है। और आखिर में दोस्तों एक और खबर आपको दिखा देता हूं। दमदम में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी दोस्तों। इस दौरान आरजीकर रेप पीड़िता की मां और पनिहाटी से बीजेपी प्रत्याशी रत्ना देवनाथ, वो भी मंच पर थी। जब वो मंच पर पहुंची ना दोस्तों, तो वो सीन, वो जो वीडियो है ना, वो बड़ा भावुक कर देने वाला वीडियो हर किसी के लिए। ये एक बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। आरजीकर में एक मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ जिस तरीके से रेप की घटना हुई, जघन्य हत्या, इस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चाहे संदेश खाली हो, आरजीकर हो,
भारतीय जनता पार्टी ने दोनों जगहों से जो पीड़ित हैं उनको उम्मीदवार बनाया है। जानते हैं क्यों? ताकि आपका रोल सिर्फ पीड़ित की तरह ना हो, अब बंगाल के भविष्य को रचने की भी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों, जब मिलते हैं तो एक इमोशनल क्षण होता है। वो अब मैं बाद में पढ़ रहा था, वो कहती हैं रत्ना देवनाथ कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे कहा मैं बहुत हिम्मत के साथ संघर्ष कर रही हूं, ये पीएम ने इनसे कहा। जब मैंने उनके सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूं, उसका नाम और चेहरा दुनिया के सामने गर्व से लाना चाहती हूं, तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मेरे सिर पर हाथ रखा। ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये जो रूप है वो देख करके बहुत लोगों को इमोशनल कर गया। और वास्तव में भैया आरजीकर की घटना जिसने भी सुना वो तो हिला देने वाला है दोस्तों। तो ये बंगाल की घटना है। अब आप खुद तुलना कीजिए, एक तरफ ऐसे इमोशनल जो हर किसी को झकझोर करके रख देते हैं, और दूसरी तरफ एक कोशिश है कि सीआरपीएफ को भगा दिया जाए ताकि चुनाव अच्छे से हो ना सके। चयन तो बंगाल के लोगों को करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय मां काली, जय सिया राम, कुछ भी लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। मेरा निवेदन है, देखिए दोस्तों यूट्यूब जो है वो मेंबरशिप का भी ऑप्शन देता है, तो आप वो भी लीजिए सहयोग करना चाहें। साथ ही एचबी शॉर्ट्स में दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ संक्षिप्त में आपके सामने रखता हूँ, तो ज़रूर देखिएगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।